जो भी व्यक्ति हमारे इस लेक्चर को सुन रहे हैं या जो वीडियो को देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐप पे देख रहे हैं, उनका केवल इस वीडियो को यदि 2-4 बार देख लेंगे तो उनका 110 प्लस नेगेटिव को हटा दिया जाए, मतलब कंसीडर किया जाए नहीं, तो 110 प्लस आएगा। यदि नेगेटिव रहेगा तो 100 प्लस आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं ना, इसके लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आप इन बातों को कॉपी पे लिखिए, इन कामों को करना शुरू कीजिए, आपका रिजल्ट होगा। ज़रूरत लगे तो कहीं फ़ोन पे हमसे बात कर लीजिए, ज़रूरत लगे तो हमारे साथ जुड़ के क्लास कर लीजिए। क्योंकि ये बातें लोग बताते नहीं हैं। हम लोग जब तैयारी करना शुरू किए थे, दिल्ली गए थे, तो बड़ी शिद्दत से जाते थे कि कौन सी किताब पढ़े कोई बता दे। जैसे आप लोग के अंदर भी हम लोग कई बार देखा है कि सर बुक लिस्ट, और उसमें लोग कई बार सही कुछ गलत पकड़ा देते थे। हम लोग इतना तक नहीं समझते थे कि किससे पूछा जाए। जैसे रामचंद्र जी के सीता का हरण हो गया तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तूने देखी मेरी सीता मृग नैनी, वो समझ गए किसी से पूछ रहे हैं, पेड़ पत्ता पौधा से। तो विद्यार्थी भी आतुर हो जाता है कि लगता है कि इसका सोल्यूशन कहीं से मिल जाए। और अभी तो बहुत सुविधाएं हैं, यूट्यूब पे कुछ भी पूछिएगा, AI बोलने लगता है, चैट GPT बोलने लगता है। हम लोग के समय पूछते रहे थे, कोई बोलता ही नहीं था, मुंह खोलता ही नहीं था। अब मुंह भी खोलता था तो जान के डेविएट करने के लिए, जो काम 6 महीने में हो सकता है उसको 2 साल का, कि छठा से NCERT पढ़ना शुरू करो। हम लोग जब 7वां 8वां तक का NCERT पढ़ने लगा कि बेकार है, तो सब इसमें कोई नई बात आ नहीं रही है। तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, सीनियर जो क्लासेज हैं 11-12 की वो NCERT पढ़िए, फिर ये किताबें पढ़िए। तो सही मार्गदर्शन सही समय पर मिल जाना आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके पास सही समय पर सही मार्गदर्शन है, तो इसका लाभ लीजिए। और कभी भी एक ही मार्गदर्शक को फॉलो किया जाता है। जैसे आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़नी है तो आपके ग्रुप का जो लीडर है उसी के पीछे चलिए। ये नहीं कि 1 किलोमीटर चलते हैं इनके साथ, 1 किलोमीटर इनके साथ, तो कहाँ पहुँचिएगा, जंगल में पहुँचाएगा सब, लेकिन बिखर जाएगा। तो आप ये नहीं कि कुछ देर हम ये पढ़ लिए फिर कुछ देर ये वीडियो देख लिए, ये सब बात को हटाइए। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अब प्रण कीजिए, प्रयास कीजिए, परिश्रम कीजिए और परिणाम तक पहुँचिए। प्रण से परिणाम तक ये 6 ही रास्ता है, 7 रास्ता में से अपना टॉपिक्स हैं, इतने पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, उतने टेस्ट देने हैं, और चीज़ों को पढ़ते समय एनालिटिकल व्यू से पढ़ना है, अध्ययन मनन और चिंतन करना है। ये जो हमने रूटीन आपको दिया हुआ है, यदि किसी भी को डाउट है कि क्या रूटीन में हमको संशोधन करना चाहिए अपने हिसाब से, तो बोलिएगा, तो अलग से हम रूटीन पर एक क्लास फिर से ले लेंगे, क्योंकि रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग रूटीन में जब हमने चेकलिस्ट बनाया था, क्रॉस बॉक्स बनाया था कि उसको टिक करके आप बताइए, इस काम को एक भी दिन मिस मत कीजिए। हम हो सकता है 4 दिन बाद आपका देखें मैसेज, लेकिन यू हैव टू मैसेज मी डेली ऑन ए रेगुलर बेसिस। इसके लिए हम बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह गौतम बुद्ध की तरह आप लोग के लिए पथ प्रदर्शक है। यह गौतम बुद्ध चले गए, लेकिन विनय पिटक में सब लिखा था कैसे क्या करना, तो ये आपका विनय पिटक, ठीक है। आपको भेजना है कि PYQ डन, मैथ डन, करंट अफेयर्स डन और मैप्स डन, ये आपको डेली करना है, ठीक है। ये 4 सेगमेंट में यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स आपका एक बहुत बड़ा सेगमेंट कवर होता है। तो PYQ, मैथ्स, मैप और करंट अफेयर्स ये हो गया। अब आइए टॉपिक पर। टॉपिक का क्या सीन है, अब हम क्या करेंगे ना, यहीं पे टॉपिक का लिस्ट लगा देंगे और आप लोग का फ़ोटो लगाएंगे, जिसका इसका नहीं हुआ रहेगा जो टॉपिक ना, उतना फ़ोटो मंगा के उस पर लगा देंगे, ठीक रहेगा ना। कई बार क्या होता है कि आदमी किसी चीज़ पे अटक जाता है, तो हमारी सुई आप लोग पर अटक गई है। आप लोग को रिजल्ट देना है, देना है, देना है तो देना है, कुछ ऐसा ही मामला है। इसके आगे बहुत IAS बनेंगे, हम जानते हैं, बहुत सारे इसके पीछे भी बन चुके, वो भी पता है, लेकिन आपका बनना बाकियों से अलग है। क्यों अलग है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ज़रूरी है। और इतना हमने कई बार रिपीट कर दिया, भगवान ने आपको मौका दिया है, इसको मिस मत करो। अब जो ये टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स आपको एकदम मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। कितनी खुशी होगी कि आप यदि मान लीजिए भारत का एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं कि जितने राष्ट्रीय पार्क एक टॉपिक है,
इससे एक सवाल तो आता ही आता है। तो भारत और बिहार दोनों को मिला दीजिए, और कल ही बोलिए कि कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हमने टॉपिक लिखा है 160, कितने टॉपिक लिखा है? लगभग 160 प्लस है, 200 मान के चलिए। तो 200 टॉपिक्स को यदि 160 टॉपिक हम मान लें, 40 आपका तैयार भी होगा, तो डेली 4 नए टॉपिक आपका कमांड होगा, तब जाके 40 दिन में 160 टॉपिक होगा। बिना कमांड के वहाँ पहुँचना है क्या? नहीं पहुँचना है ना। तो जब डेली 4 करना है, तो जैसे आपने शाम में तय किया कि कल हम लोग क्या करेंगे, नेशनल पार्क। खुश नहीं लगे, नेशनल पार्क करेंगे और जहाँ चलो नेशनल पार्क करते हैं, ये तो छोटा सा बात। इसी के साथ आपको करना है भारत के महत्वपूर्ण संस्थान, कल ही। फिर करेंगे चलो एक तो छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं कि मानव रोग भी देख लेते हैं, कौन जीवाणु से, कौन विषाणु से, कौन कीटाणु से, कौन जो है कवक से, कौन फंगस से, मानव रोग। फिर लगे अरे एक भूगोल का भी टॉपिक देखते हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। 4 हो गया, 4 टॉपिक, चारों में टिक लग गया। इसके लिए किस सर का ज़रूरत है क्या याद करवाने के लिए इसको? हमने जब धारा आपको पढ़ाया तो उसमें सब समझा दिया था, आप वीडियो देख लीजिए, दिक्कत हो रहा था। ये चारों जैसे ही आपका कमांड हो जाए, एक करना क्या है कि एक दूसरे से पूछना है। आपने पूछ लिया नेशनल पार्क, उन्होंने पूछ लिया जलधारा, इन्होंने पूछ लिया मानव रोग, अगले ने पूछ लिया भारत के संस्थान। तो संस्थान, तो सोचिए आपको इतनी खुशी मिलेगी कि अरे एक दिन में 4 टॉपिक क्लियर हो गए। एक दिन उठाया कि 1857 के बाद से जितना ये है नेशनल मूवमेंट है, उसका डेट याद कर लेते हैं, नहीं हो जाएगा। 1857 के पहले का अलग, 1857 के बाद का अलग हो जाएगा। देखिए हम अपने कई विद्यार्थियों को देखे हैं तैयारी करते हुए, वो आपका जो यहाँ टॉपिक लिखा रहेगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पर बॉक्स बना होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉक्स बना हुआ है। अब ये बॉक्स जो है ना, मान लीजिए पूरे में बॉक्स बना हुआ है, यदि सारे बॉक्स में टिक लग गया ना तो ये टॉप करेगा। ये फार्मूला है, यानी कि बिना पढ़े टिक कोई आया हुआ है। अच्छा, ये बिना पढ़े जो है टिक नहीं लगाना है, लेकिन यदि पढ़ के आपने टिक लगा दिया, उसमें रिटेंशन भी नहीं रहा ना, तब भी आपका सिलेक्शन तय है। यदि 90% में भी है तो आप टॉप नहीं करेंगे लेकिन सेलेक्ट होंगे। 80% तक भी संभावना है कि यदि लक आपका काम करे तो हो जाएगा। 80 से नीचे पर आप रिस्क जोन में, यानी जितने बॉक्सेज अभी बन सकते हैं उसमें से आपको 80% में टिक लगना ही लगना है। अब इसका उपाय क्या है कि यदि किसी दिन आपने 4 बॉक्स नहीं लगाया तो अगले दिन 5 बॉक्स लगाइए। एक दिन 3 किया तो अगले दिन 5 कीजिए, लेकिन भरना चाहिए। जैसे आपको यदि 3 काम रोज़ करना है, नहीं हो रहा, 2 ही हो रहा, तो अगले दिन 4 कीजिए। आपको पता है परसों एक फंक्शन है तो आज 4 ख़त्म कर लीजिए और 4 कल वाला भी ख़त्म कर लीजिए। कम सोने से कोई आज तक नहीं मरा है, ऐसा रिपोर्टिंग बहुत कम है कि नींद कम लिया नहीं। हाँ, एकदम मान लीजिए उसका दिमागी गड़बड़ हो गया, सो ही नहीं रहा तो अलग बात है। 5 घंटे सोने से भी काम हो जाता है। और बाई पार्ट्स में आप लोग आधा घंटा का नैप ले लीजिए, पावर नैप ले लीजिए। 2 महीना यदि हम एक स्पेशल रूटीन में रहेंगे तो ज़िंदगी भर स्पेशल आदमी रहेंगे। हम 2 महीना इसलिए करें कि इस 2 महीने के बाद मेंस में फिर एक नई सुबह होगी, उसमें नई ऊर्जा आएगी, एक सिलेक्शन का ऐसे पावर आता है। एक आदमी को पता हो कि हमको उसी लाइन तक जाना है, लाइन दिखने लगेगा तो उसकी एनर्जी लेवल कुछ भी हो लेकिन वो दौड़ जाएगा। जिसको पता ही नहीं है कि अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थक जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी बात क्लियर होगी, रूटीन आपको बनाना है, रूटीन में टिक लगाना है। रूटीन हमने बताया कि 4 चीज़ें, PYQ, मैप, मैथ्स और करंट अफेयर्स के अलावा 2 विषय ये रोज़ चलना है। एक जो क्लास में चल रहा है और एक आपको खुद से चलाना है। ये 6 पॉइंट में टिक लगना चाहिए। अब 6 का तरीका क्या है कि मान लीजिए कोई आदमी 6 घंटा ही पढ़ रहा है तो सब में 1-1 घंटा लगाएगा टिक। कोई 12 पढ़ रहा है तो 2-2 घंटा का टिक लगा देगा। किसी किसी में 1-1 घंटा लगा, किसी में 3-3 घंटा भी लगा सकता है। लेकिन यदि कोई 5 ही घंटा पढ़ रहा है तो उसको इस 5/6 करना पड़ेगा, यानी सब में 40 मिनट देना पड़ेगा, तब भी वो कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन में रहेगा।
तो एक तो ये है कि आपको रूटीन बना लेना है, उसके बाद ये जो टॉपिक है उस टॉपिक में भी टिक लगाना है, ये दोनों क्लियर है। तीसरी जो बात है कि नेगेटिव मार्किंग में भूल जाना है कि नेगेटिव नाम का कोई चीज़ भी इसमें है। चौथी बात यह है कि आपको जो 60% का जो आंकड़ा है वो हर टेस्ट में पार करना है। पांचवी बात यह है कि हर सप्ताह 2 टेस्ट देना है। यह मेरा ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो 1 दीजिए, सक्षम है तो दोनों दीजिए। जिनको इस बार परीक्षा देना है उनको दोनों देना चाहिए। अब हमको पता है कि कोई भी आदमी परीक्षा देने जा रहा है, ये बोलेगा कि हम सक्षम नहीं हैं, सक्षम हैं, तो आप उस दिन एक्स्ट्रा डोज लेके आइए, विटामिन की गोली, जिंक खाते रहिए, आंवला खाते रहिए, नींबू पानी पीते रहिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। 2 महीना भगवान से कभी बीमार मत डालना हमको। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं इस 2 महीने को डिस्टर्ब करने के लिए, उन सारी समस्याओं से हाथ पैर जोड़ लीजिए। किसी को बहुत नहीं चाहते हो तब भी उसको बोलिए कि भाई आपसे अच्छा तो कोई आदमी नहीं है, 2 महीना शांत रहिए, बाद में निपट लेंगे आपसे, ठीक है। सारी चीज़ों को 2 महीने के लिए पीछे ढकेलिए, केवल फोकस कीजिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर, ठीक है। रिलैक्स भी होना है, ये नहीं कि अब पागल हो गए पढ़ते पढ़ते रिलैक्स नहीं होता। रिलैक्स होने के लिए क्या करना है, उन कामों को करना है जो काम आपको रिलैक्स करते हैं। घर में माँ, बाबूजी, भाई बहन या जो भी मित्र हैं उनको बोल दीजिए कि भाई हमारे मूड के हिसाब से काम किया करो, हमारे मूड को डिस्टर्ब करने के हिसाब से नहीं। जैसे यदि विद्यार्थी को इच्छा है कि हाँ 2 मिनट हम गप करेंगे तो वो 2 मिनट ठीक है, लेकिन उसको इच्छा नहीं है गप करने का, और यदि कोई गप कर रहा है तो वो डिस्टर्ब है। बात समझिए, गप करना भी रिलैक्स होने का कारण हो सकता है यदि उसकी इच्छा है कि नहीं चलो 3 घंटा पढ़े हैं 10 मिनट गप कर लेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं तब, यानी विद्यार्थी की जो इच्छा है और उसके लक्ष्य प्राप्ति का जो टारगेट में जो सहायक है वो सारा काम करना है। माहौल में भी वो माहौल बना कर रखना है। यदि इससे इतर कोई उस माहौल में आता है तो उसको हटाने का प्रयास करना है। ये नहीं कि हटाने के लिए बांस बोली लेकर तैयार हो गया। तो सबसे बढ़िया तरीका है दौड़ के भाग जाइए वहाँ से, 2-3 मिनट इंतज़ार कीजिए कि समस्या समाधान हो, और नहीं तो वहाँ से सीधे 9-2 का 11 हो जाइए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। 6 बातें हो गई आपकी। टेस्ट देना है और उसमें 60% प्लस कन्फर्म सही करना है एनी टाइम, तब आप गेस करेंगे, और गेस करेंगे तो उसमें एकदम फैक्ट है कि 1/4 से ऊपर आपका सही होगा। जब भी आपका 25% प्लस सही होना शुरू हो जाएगा, कोई काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आइए कि जो पढ़ेंगे उसमें विषय पर ध्यान दीजिए। जैसे पहले क्या था कि हम फैक्ट, जैसे कि एक NCERT पढ़ रहे हैं तो सारे फैक्ट्स को हमने एक जगह लिख लिया और लगा कि फैक्ट ही माई बाप है, और सवाल आया तो फैक्ट तो आया नहीं। हम NCERT पढ़े भी हैं, सवाल भी NCERT से आया, बन भी नहीं रहा। ऐसा होता है ना कि सवाल वहीं से आया फिर भी नहीं बन रहा। अपने किताब को पढ़ते समय एक जगह कथन लिख दीजिए और एक जगह कारण लिख दीजिए। पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। जब भी टेक्स्ट बुक को पढ़िए उसमें हर एक पन्ने में एक जगह R और एक जगह A, रीजन एंड असर्शन, और कथन और कारण, ये ज़रूर आप लिखिए। जैसे भारत में बुद्धिज़्म की समाप्ति पर यदि कोई मैटर लिखा हुआ है कि बुद्धिज़्म के समाप्ति के क्या कारण है, यदि लिखा हुआ है और उसका जो कारण है वो कारण किसी एक कथन से संतुष्ट हो रहा है तो वहाँ कथन लिख दीजिए। कहने का मतलब है कि आप किसी भी सूरत में ये जो चीज़ें हमने बताई, 4-5 चीज़ें हैं, उनको करना है और 60% प्लस आपको सही करने के लिए बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। 60% 50% नंबर तो वो ला देगा, लूसेंट टूसेंट टाइप की जो किताबें 60% 50% नंबर 50 ला देगा। 50 के बाद आपको जब तक ये व्याख्या नहीं आएगी कि भाई मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या क्या में अंतर आता है और मुद्रास्फीति बढ़ना होता क्या है, जब तक यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि मुद्रास्फीति और अवमूल्यन 2 टर्म्स हैं, दिखने में एक जैसा लगता है, डिप्राइव करना और डेप्रिसिएट करने में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ह्रास क्या होता है और ह्रासमान क्या होता है, ठीक है।
नेट क्या होता है और ग्रॉस क्या होता है। तो ऐसी चीज़ों पर जब सोचेंगे तो अध्ययन का एक बहुत बड़ा पार्ट है चिंतन, और चिंतन में जब आपके आ जाएगा ज्ञान तो वही आपका होगा। अभी की पढ़ाई में आप पिछले 10 दिन में बताइए कि कितने देर आप लोगों ने बैठ के सोचा है किसी मुद्दे पर। ये जो 10 सवाल छूटते हैं ना कंसेप्चुअल, ये नहीं सोचने के कारण छूटते हैं। अभी समय है, सोच लीजिए। मतलब हम डरा नहीं रहे हैं, एक आपको बात बता रहे हैं, सोच लीजिए। मतलब डरने वाले सेंस में नहीं, सोचना शुरू कीजिए, चिंतन कीजिए। अध्ययन के 3 अंग हैं, अध्ययन, मनन और चिंतन। तो मनन भी नहीं हो रहा, आंख बंद करके। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, आप लोग भी जब मेंस लिखते होंगे या जो यूनिवर्सिटी में जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो लंबा लंबा आंसर लिखना होता है। तो आपको कम से कम मिलेगा ना कि एक पैराग्राफ के बाद दूसरा बॉडी में क्या लिखेंगे, फिर थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। तो उसके क्रक्स ऑफ द मैटर का छोटा सा फाइल बनाते हैं ना, उसको हम लोग तैयारी के दिनों में गुटका कहते थे। गुटका या शॉर्ट नोट्स या PTR, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो वो बनाइए, इसका भी बनता है PTR। ठीक है, एक आदमी पढ़े, हमने कल बताया था ना, एक आदमी पढ़े, दूसरा आदमी उसका PTR बना ले, और उस PTR को फिर 10 बार पढ़िए तो पूरे टेक्स्ट को 10 बार पढ़ने के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे 200 पन्ने का कोई स्टडी मटेरियल है, उसको आपस में ग्रॉसली पढ़ के आप 20 पन्ने का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए 10%, और दूसरी बार जब आपको पढ़ना हो तो इस 20% वाले को 10 बार पढ़िए, तो उस किताब को 10 बार पढ़ने के बराबर हो जाएगा। फिर आपकी पूरी मेमोरी, पढ़िएगा छोटा नोट्स है, याद आएगा पूरा किताब। ये करना है, एक्यूरेसी एट द परफेक्शन, ये पूरा आपको लेके जाना है। फाइनली आपको एक्यूरेट होना है। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में राष्ट्रपति की शक्ति, अब आंख बंद करके लाइन से सब शक्ति याद आना चाहिए। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ लाइन से याद आना चाहिए। यदि हम केंद्र राज्य संबंध में विवाद के मुद्दे, एक आदमी बोलना शुरू कर दे, ये विवाद होता है केंद्र राज्य। 14 दिन का मैटर क्या है वित्त विधेयक में और धन विधेयक में जो 14 दिन आता है वो क्या है? कोई भी 6 महीना वाला रूल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? प्रश्नकाल और शून्यकाल में क्या फ़र्क है? प्रेजेंट एंड वोटिंग किसको कहते हैं? उपस्थित और मतदान करना। सामान्य बहुमत और 2/3 बहुमत में क्या फ़र्क है? कहाँ कहाँ सामान्य बहुमत अप्लाई होता है, इसका लिस्ट बनाइए। थोड़ा इंटरेक्टिव पढ़ाई कीजिएगा, तभी वहाँ पर चक्का नहीं फंसेगा। नहीं तो ये रटा हुआ पढ़ाई जो है ना, क्या होता है, विद्यार्थी छोटा जब रहता है और 2 का पढ़ाई करता है, उसको 2 चौका 8 और 2 7 14 बोल रहा है, और वहीं रोक दीजिए तो फिर बोलेगा 2 का 2 2 दूनी 4 2, फिर 2 से शुरू हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 बोलेगा, क्योंकि उसको रिदम याद है। उसको 16 छक 96 नहीं याद है, एक ही बार नहीं बोल सकता। तो हम चाहते हैं कि आप उसको थोड़ा सा, और ये बहुत नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस कीजिए कि पॉलिटी है। टोटल चैप्टर कितने हैं भारतीय संविधान में? 22 में महत्वपूर्ण ढूंढिएगा, 11 मिलेगा। 4-5 को तो निरस्त हो गया है, 1-2 वाला है, एक में 3 ठो में 1-1 ठो आर्टिकल है, एक निरस्त हो गया। जो महत्वपूर्ण 8-10 हैं उनको आप लोग 8-10 दिन डिस्कस कर लीजिए, एक एक चैप्टर करके। किताब में हमारा कोई ऐसा पहलू नहीं है जो हमने नहीं लिखा है उसको, तो उसको, और उसमें जब फंसे मामला तो हम हैं, सर हैं, और भी बहुत सारे रेफरेंस हैं, उसको कीजिए। आपके अंदर वो आतुरता होनी चाहिए कि नहीं, दिल भी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। बच्चा बोलता है वो खिलौना दो, खिलौना नहीं दिया तो उठा के पटक दिया, जा ना रहेगा खिलौना ना फिर। हम नहीं करेंगे वो BPSC को उठा के पटक दीजिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि BPSC को उठा के पटक दीजिए। बात समझिए, उसको उसकी नानी याद दिला दीजिए, ऐसा रिजल्ट लाइए कि आपका नाम पोस्टर इश्तिहार में छप जाए। ये संभव है ना, ऐसा थोड़ा कि नहीं संभव है। तो आप जिद पर आइए, फलक की जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। वहाँ पर प्रॉब्लम है तो वहीं बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पॉकेट में एक चाबी है और हमने निकाल कर फेंक दिया, तो ये चाबी गुम हो जाएगी। लेकिन ये चाबी जहाँ गुम हुई है वहीं से मिलेगी। यदि इस कमरे में हमने फेंका है तो उस कमरे से नहीं मिल सकता। तो आपका भाग्य जहाँ पर रुका है ना, वहीं से चालू भी होगा। समस्या जहाँ पर है समाधान वहीं होता है। समस्या यहाँ है, समाधान वहाँ नहीं होगा। यदि आपने अपने भाई से लड़ाई की है तो बंद समझौता थोड़ा करेंगे, समझौता भाई से ही करना पड़ेगा।
तो ये समस्या का समाधान का एक अंतर संबंध होता है। जहाँ भी समस्या होती है समाधान वहीं से। तो समस्या आपकी यदि बीपीएससी में है, तैयारी में है, समाधान भी तैयारी के ठीक करने से होगा। यदि बीपीएससी का नहीं होना समस्या है तो समाधान बीपीएससी का होना है। यदि यूपीएससी का नहीं होना समस्या है तो यूपीएससी का होना समाधान है। तो ये आपको करना है। अब इसमें बताइए, रिपीट करिए, हमने क्या क्या बात कहा अभी तक जो इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। चार चीज़ें आपको डेली करना है, प्लस 2 सब्जेक्ट करना है, यानी 6 टिक आपका रोज लगना चाहिए। ठीक है, पीटीआर बनाना है आपको। नहीं, इसके पहले आपको बताया था कि आपको टॉपिक्स पे टिक लगाना है और पीटीआर बनाना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला है टेस्ट देना है। एक सेक्शनल टेस्ट देना है और एक फुल टेस्ट देना है। ये हर सप्ताह देना है। यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि मिस भी न करें, क्योंकि आपको जो टेस्ट देने हैं वो कब तक देने हैं? मुश्किल से 7 नवंबर तक देने हैं, 5 नवंबर तक देना है। शुरू हो जाएगा 5, 6, 4 ही बचेगा अपने पास। 3-4 नवंबर तक आपको देना है। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा आपका रहेगा। उसके अलावा किसी भी सूरत में आपको निगेटिव मार्किंग से क्या करना है? नहीं डरना है, पूरा पेपर करना है। निगेटिव मार्किंग भूल जाना है कि ऐसी नाम का कोई भूत भी है, ऐसा नहीं मानना। ठीक है, और किसी भी परीक्षा में आज के बाद से आप जो भी टेस्ट देंगे, जिन लोगों को इस बार परीक्षा में अपेयर होना है उनका कभी भी 60 से कम परसेंटेज नहीं आना चाहिए इसका। अब ये नहीं कि 60 से कम आ जाए तो हमको चेहरा ही मत दिखाए, ऐसा नहीं है। ये हमने कहा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और संकट हो सकता है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि आप चाहेंगे, अब जी मान लीजिए 4 बार आपका 60 प्लस आ रहा है तो 5वीं बार आपको बाई मिल सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब 4 बार 60 प्लस आ जाएगा तो 5वीं बार 65 आएगा, 70 आएगा, कम क्यों आएगा? आ सकता है उस स्थिति में जबकि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। तो आपको तो मोस्टली पता है ना कि कहाँ से हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या आ रहा है, दोनों चीज़ें पता है। ठीक है, अब एक बात और लिखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको भी आप लोग से बताना ज़रूरी है कि जो मैथ्स का हमने रोज़ कहा है ना, बाकी सारी चीज़ें कम बेसी करिए, मैथ्स नहीं छोड़िए। मान लीजिए आपको दिन भर में एक ही चीज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है तो क्या पढ़ना है? मैथ्स। 2 का मौका मिल रहा है तो करंट अफेयर्स, 3 का मिल रहा है तो मैप, और 4था मिल रहा है तब जाके पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हम मान के चल रहे हैं कि आपको यूपीएससी का हमने टेस्ट ले लिया है। 5 साल यूपीएससी पढ़ना है आपको और 10 साल बीपीएससी पढ़ना है। बीपीएससी के कंटेम्प्रेरी जो और परीक्षाएं हुई हैं, जैसे टीचर्स का एग्ज़ाम हुआ है या कुछ और भी पीटी हुए हैं, बीपीएससी ने जो हाई कोर्ट का लिया था और इन सब, उनका भी पेपर यदि उपलब्ध हो तो ले लीजिए। इससे नए सवालों से कुछ आपका जायका मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। यूपीएससी 5 साल, बीपीएससी 10 साल और कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं का रिसेंट वाला, ये आपको रट जाना है। इतने सवालों का आंसर क्यों? जैसे मान लीजिए जब पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो डेट भी पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए 7 बार पूछ चुका अब तक। ठीक है, तो ये आपको वहाँ से आएगा। यदि पूछता है आईडीबीआई का गठन कब हुआ, एलआईसी कब बना, भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो ये सब ऐसे सवाल हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इसके लिए क्या है, आपका टाइम बचेगा, आएगा खट से मारा, अपना काम खत्म। कुछ चीज़ें एकदम रट लेनी है, जैसे आप सुन लीजिए उसको बता रहे हैं। जैसे कि भारत में पहला, यह जो सीरीज है ना एकदम रट जाइए। सर से बोल देंगे, सवाल बना देंगे, केवल भारत में पहला और विश्व में पहला। तो विश्व वाला तो कम पूछता है, भारत में पहला पूछ देता है, लेकिन विश्व का ही पढ़ लीजिए। 2 पेज का मैटर है, ये भी 2 टॉपिक है। जैसे भारत का पहला, बहुत सारा चीज़ है। भारत में सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन बने बताइए? भारत के पहले चीफ जस्टिस यही होगा नहीं? देखिए 5-7 चीज़ें हैं। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष, भारत के पहले चुनाव आयुक्त, इस तरह के जो पहले हैं ना, ये सब में से एक पहला जरूर पूछेगा। क्वेश्चन आउट है तो मान लीजिए 20 आदमी का नाम याद करने में है। जैसे एजे कानिया थे शायद पहले चीफ जस्टिस, सुकुमार सेन थे आपके पहले चुनाव आयुक्त, फिर आपके मावलंकर थे लोकसभा के अध्यक्ष,
तो ऐसे डेटा को जब हम लोग 10 बार 5 बार बताते हैं तो परमानेंट याद है, आप लोग भी 10-5 बार पढ़ चुके हैं, तो मिस नहीं होना चाहिए। तो भारत में पहला है। इस तरह का बहुत सारा सवाल जो PYQ से रिपीट होता है तो उसको रट लीजिए। पुरस्कार है जो लाइफ टाइम मिलते हैं, तो इनमें हमेशा ध्यान देना है कि पहला किसको मिला, या किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पुरस्कार से बड़ा हो उसका नाम, और लेटेस्ट इसमें 3 आंकड़ा होता है इसमें याद करने का। क्या? एक पहला, एक अति महत्वपूर्ण और एक लेटेस्ट। ठीक है। संविधान संशोधन में भी यही फॉर्मूला लगता है, शुरुआत में कौन कौन सा रहा, अति महत्वपूर्ण कौन कौन से हुए, और लेटेस्ट कौन कौन से हैं। इस तरीके से चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पॉलिटी में आप आइएगा तो नागरिकता मुश्किल से 5 से 11 इतना ही आर्टिकल है, लेकिन 5 से 11 में पूरी नागरिकता है। कैसे है भाई? क्योंकि उसी में एक आर्टिकल है जो ये अधिकार देता है भारत सरकार को कि समय समय पर आप नागरिक कानून में संशोधन करके नया अधिनियम ला सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अब उन अधिनियमों का लेटेस्ट वर्जन पढ़ना होगा, तब NRC पढ़ना पड़ेगा, CAA पढ़ना पड़ेगा, और जनसंख्या रजिस्टर पढ़ना पड़ेगा। आव्रजन के तरीके पढ़ने होंगे, माइग्रेशन पढ़ना होगा, प्रवासन पढ़ना होगा, OCI पढ़ना होगा, और NRI पढ़ना होगा, NRE पढ़ना होगा। तो कहने के लिए 5 आर्टिकल, लेकिन समझने के लिए पूरा का पूरा दिन भर की पढ़ाई। लेकिन यदि हमने एक भाग को कमांड करने के लिए दिन भर दे भी दिया, 2-3 घंटे 4 घंटे, सब लोग 3-3 घंटे दे के एक दूसरे से बांट लेंगे तो 10 घंटे के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बांटना सीखिए, बांटने से कम नहीं होता। विद्या धन के बारे में कहा गया है, न चोरहार्यम व्यय कृते वर्धते न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्या धन सर्वधन प्रधानम। यानी कि व्यय करने से बढ़ने वाला एक, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, अब 50,000 खुशी को दे दिए बिना खुशी के, दुखी होके, तब भी 50,000 बचेगा आपके पास, यही ना बचेगा। लेकिन विद्या यदि आपके पास है, एक किताब पूरा याद है, आधा अधूरा थोड़ा बहुत उसमें छूट भी रहा है, यदि इसको पढ़ा दिया पूरा याद हो जाएगा। तो व्यय करने से घटा या बढ़ गया? बढ़ गया। विद्या धन, मान लीजिए आपने एक बार इनको पढ़ा, अगली बार इनको पढ़ा दिया, या ये उठी आप सबको पढ़ा दी 4 बार, इनसे खुद पूछ लीजिए इन्होंने जब से पढ़ाना शुरू किया इनका बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा। ऑब्वियस, व्हाट यू कैन टीच यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। जो हम जानते हैं वही बता सकते हैं। तो व्यय कृते वर्धते नित्यम, व्यय करने से बढ़ता है। अब आखिरी बात यह है कि पढ़ते समय और पढ़ने के बाद आपको खुश रहना। हर बार हम बोलते हैं, आप लोगों को शायद समझ में कई बार नहीं आता होगा, कई बार आता भी होगा। खुश रहना क्यों जरूरी है बताइए? हम लोग क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन पढ़ने लगते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे आँख ऐसे करते रहेगा, लेकिन ग्राफ कुछ नहीं बनेगा। खुश आदमी तुरंत काम करता है। जैसे 2 × 2 क्या होता है, उससे पूछो। 2 × 2 4 होता है, और 2 + 2, तो इस पर सोचा है कभी? गुना करने पर भी खुश रहने के। मेरा एक स्टूडेंट था, वो दूसरे प्रयास में क्वालिफाई किया, तो बोला कि सर पहले प्रयास में मेरा तैयारी बहुत बढ़िया था, लेकिन आप जब बोले ना खुश रहना, तो हम पहला प्रयास में हमेशा दुखी रहते थे। मतलब पढ़ने भी जाते थे तो पूरा टेंशन में रहते थे। उसका एटीट्यूड हो गया था टेंशन में रहना, क्या होगा नहीं होगा, घर परिवार, यार कोई आकर कान में बोल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। कोई डिस्टर्ब पढ़ते समय नहीं ना कर सकता है, कान में कोई ढक्कन वाला आता है वो लगा लीजिए। तो हम बोले खुश रहो भाई, खुश रहोगे तभी होगा। कितना भी एक जॉली मूड का आदमी जो ये कहता है कि नहीं हो जाएगा, वो कर लेता है, और एक दुखी आदमी खूब पावर लगाएगा, चला ही नहीं जाएगा। तो इस दुख के भंवर से बाहर निकलिए। यह सदा दुखी है, कोई दुनिया में है जो दुखी नहीं है। गौतम बुद्ध तो कह गए कि सुख नाम का कोई चीज़ धरती पे है ही नहीं। बोले ना, बताया था ना क्लास में, सुख नाम का कोई चीज़ नहीं है। सुख उस खुजली की तरह है जो घाव के सूखने के समय होता है, उनका कहना था। जैसे घाव जब सूखता है तो कितना मज़ा आता है खुजली करने में, लगता है मज़ा आ रहा है, लेकिन बेसिकली वो घाव में से खून निकलने का आखिरी चरण है। उसके बाद फिर उस घाव में से खून निकल जाता है, और आदमी तब तक खुजली करता है जब तक कि वो ब्लड ना आ जाए या कुछ और दाग ना पड़ जाए।
तो बोले कि बस ज़िंदगी में जो सुख है ना वो उसी खुजली की तरह। तो हम लोग रह रह के खुजली करने लगते हैं, हमारा नेचर है बीइंग ए ह्यूमन, क्योंकि हमारे पूर्वज तो वैसे ही थे ना, जब न तब खुजली करना शुरू। कहावत मुहावरा भी बना है, खा खुजा बत्ती बुझा। तो खुजाना हमारे परंपरा में भी है। दुख जो है ना इसी खुजली की तरह सर्वव्यापक है, हर आदमी के पास दुख है, लेकिन जो द्वंद्वात्मक दुख होता है वह सुख देता है। पता नहीं चलता है कि हम दुखी हैं या सुखी हैं। द्वंद्वात्मक दुख जो आपस में रिग्रेशन होता रहता है, लेकिन वो सुख देता है। कैसे? जैसे गाना ना, होने लगी बरसात और जल रहे हैं हम। अब बरसात हो रही है तो गल रहे हैं हम होना चाहिए, भीग रहे हैं हम होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? जल रहे हैं हम। तो ये बरसात में जलना जो है ना ये सुख है। टिप टिप बरसा पानी और पानी ने आग लगाई, विरोधाभास है, लेकिन विरोधाभास में ही सुख है। जैसे यहाँ फ्रिक्शन कहता है कि आपको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, और आप फ्रिक्शन में आगे बढ़ जाते हैं, यह सुख है। अब फ्रिक्शन बोले कि हम हट जाते हैं, बस फिसला देगा, तो दुख हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट चलना, धारा के अगेंस्ट चलना और अपने मंजिल तक पहुंच जाना, यही सुख है। कोई कहता है कि आपसे नहीं हो सकता है और करके दिखा देना, यह भी सुख है। कोई कहता तुमसे ना हो पाएगा, देखते हैं, ना तो खड़ा है। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ना तो खड़ा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अभी तक तो नहीं है ना बना है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है बन जाए। तो ना हर जगह खड़ा है, एक बार हाँ के लिए जोरदार प्रयास लगाना है। प्रयास का तरीका क्या है? सामूहिक रूप से मेहनत कीजिए, एकाकी रूप से प्रयास कीजिए, अकेले में मेहनत कीजिए और सामूहिक रूप से ताली का श्रवण कीजिए। जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो ये लगेगा कि केवल पड़ाव था, यह मंजिल नहीं है। ज़िंदगी किसी परीक्षा के निकालने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, और हम लोग सोचते हैं कि परीक्षा निकालना ही बहुत बड़ी बात है। यह जब इसको सोचिएगा ना कि बहुत छोटी बात है और यह भी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम कर क्या रहे हैं, तब ये निकल जाएगा। इसको आपने इतना बड़ा बना दिया ना, एक कहावत है कि इतना मत चाहो उसे वो खुदा हो जाएगा। तो ये परीक्षा भी उसे, इसको इतना मत वेट दीजिए कि खुदा हो जाए। बीपीएससी तो कुछ भी नहीं, यूपीएससी भी यदि आपकी चाहत और आपकी जो इच्छा शक्ति है उससे बड़ा नहीं है। हम अब भी मानते हैं कि तमाम जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन यह है कि असफलता केवल इस बात को सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। पानी में फेंक देने के बाद बचने की जो चाहत आपके अंदर होती है, तड़प के बचने की, या उतनी चाहत यदि परीक्षा निकालने की हो जाएगी तो यह छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपने सोचा कि हमको उतनी तड़प होनी चाहिए। यह केवल परीक्षा पर लागू नहीं है, किसी भी बात के प्रति यदि आपके अंदर ऐसी चाहत हो जाएगी तो आपका निकलना तय है। यह बीपीएससी यूपीएससी निकालना बहुत ही छोटा काम है, बस केवल इसलिए आपसे नहीं हो रहा है कि आपने इसको उस तड़प से नहीं चाहा है अभी तक। क्योंकि एक काम कर लेने के बाद भारत और बिहार जैसे परिप्रेक्ष्य में आपको इतना प्रतिष्ठा, इतनी मानसिक और फाइनेंशियल आज़ादी मिल जाती है कि आगे के जीवन में आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो चाहत है, जिसको आप करना चाहते हैं, वो इससे बड़ा है। जैसे आप हैं, आप किताब लिखने का मन करता होगा कभी कभी, कुछ बुक राइटिंग करें, एक बात कह रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि हमारी जब नौकरी हो जाएगी तो हम बुक राइटिंग करेंगे। आपको मन करता हो कि नहीं, हम जो है ना जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, एक बार सेटल्ड हो जाते हैं तो उस काम में लगेंगे। आपको यदि मन करता हो कि नहीं, हम ऐसा करते हैं ना कि जो लोग तकलीफ़ में इलाज नहीं करा पाते उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाएंगे, तो अब एक बार अपना पाँव बेस पे आ जाए तो फिर इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो अब तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज की और नहीं कर पाए किसी कारण से, आज वो समाज के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं कि सिविल सर्वेंट्स उनके सहयोग में खड़े रहते हैं। हो सकता है। कल ही परसों हम एक नेताजी को सुन रहे थे जो बिहार विधान परिषद से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह किसी से नौकरी के लिए पैरवी करने के लिए गया था, किसी नौकरी के लिए किसी मंत्री के पास वो पैरवी करने के लिए गए थे, तो मंत्री जी उनको 4-5 घंटा बैठा दिए, मिल वो नहीं किया। वहीं से उनके अंदर में
दिव्य ज्ञान आ गया, बोले कि ना अब हम नौकरी नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और तुम ही को हराएंगे। और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हीं को हरा दिया। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव था जिसमें स्नातक लोग ही वोट देते हैं, तो स्नातक लोगों ने वोट दिया, मंत्री जी हार गए, और जिसका उन्होंने तिरस्कार किया था वो जीत गया। और आज वो व्यक्ति 5 बार वैसे जीत चुका है, 7 बार, 35 साल हो गए उनको जीतते हुए, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, 7 बार जीते, 35 साल हो गया। 4 बार वो अध्यक्ष रहे यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि जिसने उन्हें तिरस्कृत किया उसी को हरा के। इसीलिए मैंने कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल वाक्य है, और इसमें करना कुछ नहीं है, मुंह से जवाब नहीं देना है। तेंदुलकर से शतक नहीं लगेगा, तेंदुलकर बोले नहीं हम मार सकते हैं, कि मार के दिखा देगा। तो रोहित शर्मा से दोहरा शतक नहीं लगेगा, तो बोलेगा हम मार देंगे, नहीं, शतक मार के दिखाएगा ना, कि 2-4 मुक्का मार के दिखाएगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो हमारी बुराई करता है उसे मुक्का मारने के लिए दौड़ जाते हैं। उसे ऐसा मार दीजिए कि वो आपके साथ ताली बजाने के लिए पीछे पीछे घूमे। कई ऐसे प्रकरण हैं जिन्होंने उन बातों को बौना साबित कर दिया जो समस्या के तौर पे बहुत विकराल लग रहे थे। आज जो बातें आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है, कल आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये बहुत छोटी सी बात होगी, कई बार आपको याद भी नहीं आएगा। जैसे बताया जाने का, अरे फलना तुमको ऐसे बोली थी, तुमको याद नहीं है, तो वो ऐसे बोली, कब? आदमी कहता है ना, कब बोली थी ऐसे। कहने का मतलब है कि ये बातें आज बड़ी लग रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपके कीमती समय में से 10-20 घंटा ख़राब कर दे रही हैं। इन बातों का आपके 2 साल 3 साल बाद के जीवन में कोई महत्व नहीं है। आप जब भी विजुलाइज करना है, आप ये सोचिए कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद हम कहाँ होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, उसके लिए हमें अभी क्या करना चाहिए। आखिरी सेगमेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट जो इस बातचीत का है वो है मोबाइल का सदुपयोग। यह ज़रूर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसके बाद हम इस सत्र को ख़त्म करेंगे, और ऐसा कम से कम 5 बार आपसे हम परीक्षा तक मिलेंगे। कितनी बार? हर सप्ताह 10 दिन में 1 बार, ताकि आपका अभी क्या होता है ना कि हम लोग पैराबोलिक तरीके से मोटिवेट होते हैं, अब फिर हाइपरबोलिक तरह से नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से फिर हमारा उठाना काम है, और ये बहुत बार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम वैसी दुनिया में हैं जहाँ हमारे पास कंटिन्यूअस टेम्परामेंट का अभाव है। हम लोग रील्स भी देखते हैं ना, तो पेशेंस नहीं है कि 1 मिनट का रील है, बेचारा इतने मेहनत से बनाया है या बनाई है, तो पूरा देख लें। अभी आधा में ही ऐसे चला है, खट ला, मतलब आप इंटरटेन भी सही से नहीं हो सकते। 1 मिनट भी आपका पेशेंस नहीं है उतना, या तो मत देखिए, पहले ही ऐसे कहते हो देखिए ही मत। देखना है तो पेशेंस से देखिए। आप देखिएगा यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ हैं 40 मिनट का में वो दम तोड़ देते हैं, उसमें देखिएगा उसके एनालिटिक्स जब हम लोग देखते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद कोई उसको देखता नहीं है, अनटिल अनलेस कि वह किसी बीमारी का इलाज बता रहा हो या किसी भोजन को बनाना सिखा रहा हो, तो उसमें तो देखना ना कि अंत तक क्या होता है, वहाँ देखना मजबूरी है। लेकिन जहाँ कुछ ऐसी बात होगी कि जिसको हल्का फुल्का देख के भी, तो आदमी पेशेंस नहीं है। मोबाइल के बारे में एक बात एकदम लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि यदि यह यहाँ रखा हुआ है, परीक्षा तक ही नहीं, हमेशा अपना हाथ आपका यहाँ जब जाए तो अपने मन से 2-3 सवाल कीजिए कि मैं ये जो मोबाइल नाम के यंत्र को छूने जा रहा हूँ, अभी इसकी क्या ज़रूरत है। इसका आंसर आपके मन को आना चाहिए कि क्या अभी ऐसा करना एकदम ज़रूरी है, क्या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमको मोबाइल से ही मिल सकता है, क्या ऐसी कोई बात है जो अभी ही करना ज़रूरी है। इन सब सवालों के यदि बेहतर जवाब मिल रहे हैं, पॉजिटिव जवाब मिले, तो उठा के देख लीजिए और उन सवालों के जवाब ढूंढ लीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दो। जब भी हाथ मोबाइल की तरफ जाए, अपने मन से पूछिए कि मेरे मोबाइल देखने से जो जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कितनी सहायता मिलेगी, क्या यह उसके लिए उठाया गया एक बेहतर कदम है। ये बातें सैद्धांतिक ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखिए, बहुत व्यवहारिक है। हम लोग बीपार्ड वगैरह में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इन बातों को अब एज ए ट्रेनिंग पर्पस यूज़ करना पड़ता है। आज से 5 साल बाद हम आपको अभी लिख दे रहे हैं कि मोबाइल की आदत कैसे छुड़ाएं। ऐसे दुकानें खुलेंगी, वहाँ एक आध डॉक्टर बैठा रहेगा और वहाँ पे एक आध दो मुस्टंडा भी खड़ा रहेगा, जो मोबाइल आपको दे के और आपको लगेगा कोई देख नहीं रहा है, जैसे आप देखना तो तड़ से दे देगा पीछे से। इस तरह का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि मोबाइल का प्रयोग आजकल लोग इतना फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है।
यदि 10 आदमी बगल से गुजरता है ना, तो उसमें से 9 लड़के यदि उस उम्र के हैं तो गाली से ही बात करते हैं। किसको दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, वो संज्ञा शून्य हो चुके हैं। उनको लगता है कि हम गलती कर ही नहीं रहे हैं। सुधार कौन करेगा? जिसको पता है कि गलती कर रहा है। वो गलती करने का एहसास ही खो चुके हैं। समझाने जाइएगा तो चिड़िया वाला हाल हो जाएगा। बंदर को समझाने गई चिड़िया कि तुम क्यों नहीं अपना घर बना लेते हो, बंदर के टहनी हिला दिया, चिड़िया का भी घर खत्म। समाज ऐसे बंदरों से भरा पड़ा है। हम लोग जाते थे एक जगह, स्लम में एरिया था, और जो लोग ड्रग्स लेते थे ना, उनको सुधारने का एक NGO काम करती थी, तो उस NGO की तरफ से हम लोग गए हुए थे। तो हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया पहले, किसी को नहीं बोलना ना कि भैया इंजेक्शन मत लेना, क्योंकि वो पहला काम करेगा तुम ही को इंजेक्शन मार देगा और तुम उसके ग्रुप के मेंबर हो गए। हम लोग इसमें जाएंगे ही नहीं, मर जाए क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे आगे पीछे बहुत आदमी है जो उसको हमारे से फ़र्क पड़ता है, तो हम क्या के लिए इंजेक्शन लगवाएं? बोले ना ऐसा नहीं है, हम लोग हैं ना, हम लोग रहेंगे, आप देखिएगा कैसे होता है। पूरे समझाने के क्रम में एक बार भी नहीं बोला गया कि तुम लोग इंजेक्शन मत लो। टेक्नोलॉजी उस तरह से ट्रेनिंग देना पड़ा लोग, क्योंकि जो लोग ये सोल्यूशन सूंघ रहे हैं उनको जाकर समझा दीजिएगा कि सोल्यूशन मत सूंघो, बहुत अच्छा है। वो तो जितना समझाएगा उतना आपका पॉकेट से मोबाइल गायब हो जाएगा, क्योंकि उसको बेच के फिर सोल्यूशन खरीद के लाएगा। इस तरीके से गंदगी हमारे अंदर बैठ गई है, और जो ये चीज़ें हो रही है ना, ये 90% करप्शन और क्राइम में मोबाइल का योगदान है। किस तरीके से मारा जाए, किस प्रमाण न मिले, ये सब मोबाइल पे लोग ढूंढ रहे हैं। बम कैसे बनाया, कभी खोजिएगा मत, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, कुछ बातें प्रोहिबिट हैं, गूगल पर ढूंढना, लेकिन लोग ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग इसके मास्टर हैं, बट वी आर बिकमिंग स्लेव्स। वी आर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बट वी आर बिकमिंग स्लेव्स। हम लोग इसके दास बन रहे हैं। हमको कैसा काम करना है? इनका मास्टर बनना है अपने हिसाब से। हमको डेटा चाहिए, हाँ RBI के हिसाब से क्या क्या आंकड़ा अभी चल रहा है, CRR कितना है, SLR कितना है, MSF कितना है, ये ढूंढना है इस पर से। हाँ, भारत में पहला ग्रैंड स्लैम कौन कौन जीता है, अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये सब पूछिए, AI से पूछिए, लिखिए, नोट बनाइए। अब तो आपके पास एक नौकर है, अनपेड, फ्री में। एक आ गया, उसका पेड वर्जन भी आ गया है, ChatGPT 4, पैसा लेता है और अच्छा आंसर बताता है। देखिए, इसका मतलब पहला वाला गलत बता रहा था, जिसको पैसा दे रहे हैं वो अच्छा बता रहा है, बाद में वो गलत बताना शुरू करेगा, फिर और महंगा वाला आएगा, फिर आपको ट्रैप में ले लेगा, और तब तक आप एप्लीकेशन लिखना भूल जाएंगे। इसलिए कई लोग हमसे कहते हैं कि सर आपने स्मार्ट बोर्ड नहीं लगाया अभी तक। हमारा कहना है कि स्मार्ट बोर्ड क्या है, आदमी को बेवकूफ़ बनाता है। हमको कुछ नहीं आता है, सारा कुछ दिख रहा है, तो हम देख देख कर पढ़ देंगे। तो हमारी ज़रूरत क्या है, किसी भी बच्चे को उठा लीजिए हमारे क्लास को, वही देख के पढ़ देगा। ये स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट है, पढ़ाने वाला उसके आगे जो कोई स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट तो वो है ना जिसको सब पता है, एनालिटिक्स कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। कुछ फैक्ट्स हैं वो तो हम लोग कागज़ में लिख के रख लेते हैं, देख लेते हैं। जो अमेंडेड फैक्ट्स हैं, जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं, कोई दुनिया का आदमी खड़ा हो और बोले कि हमको सब आता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। हमारे आपके बीच में ऐसे तो बेवकूफ़ नहीं है कि जो बोले कि सब आता है। अरे सब की ज़रूरत है क्या? आपको विद्यार्थी नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? परीक्षा का सफल परीक्षार्थी बनना है। तो उसके लिए आपको वही, मान लीजिए आपने खूब पढ़ा, कि हम तो साल भर पढ़े, और क्या पढ़ रहे थे भाई? तो हम फारसी पढ़ रहे थे, उर्दू पढ़ रहे थे, तर्जुमा सीख रहे थे। पास कर दिएगा BPSC UPSC। पढ़े तो अब खूब मेहनत लगेगा। कुछ दिन हम संथाली पढ़ने लगे, उसके बाद ये मन में गारो खासी जयंतिया पढ़ने लगे, फिर चले गए ऑपरेशन रिसर्च पढ़ने लगे, तो इससे UPSC निकल जाएगा। संस्कृत का ही खूब विद्वान बन गए, निकल जाएगा। लेकिन जो इस परीक्षा की डिमांड है उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। तो सारांश ये है, लास्ट में बोल रहे हैं कि जो ये 6 बातें मैंने बताई, सबसे पहले आपका 6 पॉइंट में टिक होना चाहिए कि 4 चीज़ें और 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो करना है। उसके बाद आपको टॉपिक्स लिख के उसमें डेली टिक लगाना है, 80% से ऊपर टिक लगना चाहिए। फिर टेस्ट आपको हर सप्ताह 2 देना है, सेक्शनल और ओवरऑल। ये आप लोग देखिएगा कि टेस्ट का इनका एक भी बार मिस ना करें। चौथा, उसके बाद आपको 60% प्लस के लिए प्रैक्टिस करना है अलग से। UPSC का 5 साल का, BPSC का 10 साल का, और लेटेस्ट जितने और भी एग्जामिनेशन के सवाल हैं
उनको रट जाना है, उनके एनालिसिस को पढ़ जाना है, और उनके जो ऑप्शंस हैं वह क्यों सही आंसर नहीं है उनको ही पढ़ लेना। कई बार वो फिर क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है, कि यदि यह नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ऐसे किसी सवाल के जवाब में यदि इरविन, लिनलिथगो या वेलिंगटन और लॉरेंस दिया हुआ है तो चारों के बारे में पढ़िए। अगली इस बार लिनलिथगो पूछा है, अगली बार वेलिंगटन पूछेगा, ठीक है ना। तो वो आप कर लीजिए अभिव्यक्ति। फिर चिंतन, मनन और अध्ययन, यह जो स्टेज है वो कीजिए। 4 टॉपिक रोज़ तय कीजिए जो आप लोग को रोज़ ख़त्म करना है अपने से करके, ठीक है, 4 टॉपिक। उसके बाद विश्लेषण वाला कोई ना कोई पार्ट आप लोग आपस में कीजिए, और हम लोग से जहाँ भी हो रेफरेंस पूछिए। 1 क्लास से 2 क्लास आपका रोज़ चलेगा यहाँ पर, और बाकी आपको 10 से 12 घंटे, जो लोग सक्षम में पढ़ें, जो अपने आप को तेज़ मानते हैं वो 8 घंटे पढ़ें, सुपर ब्रेन है 5 घंटे पढ़ें, लेकिन जो अपने आप को भोथर मानते हैं वो 10 घंटा पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। हम भोथर ही सही, हमको निकालने से मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अंत में ये कि मोबाइल से बुद्धिमानी से डील करें। कई बार लगता है कि हम सब चीज़ मोबाइल से देख लेंगे, ये आपका समय को देख रहा है, आपके समय को ख़राब कर रहा है। हाँ, आप अपने अध्ययन के पार्ट में YouTube का भी एकदम बुद्धिमानी से प्रयोग कीजिए। जैसे जो टॉपिक्स आपने लिया है उसमें से कुछ टॉपिक्स आपने YouTube से देखा है, देखते ही हैं, तो आप अपनी डायरी में लिखिए कि YouTube से फलना दिन फलना टॉपिक को देखा फलना चैनल से, उस चैनल का नाम, वो डेट और वो टाइम। अब आपने YouTube से कवर किए गए टॉपिक्स का एक लिस्ट बन जाएगा 30-40। जब रिवीजन में जाएंगे, आज किया है ए वाले से, या कल कर देंगे बी से रिवीजन, दोबारा भी उन्हीं टॉपिक्स को उन्हीं चैनल पे देखना, बात खत्म। तो YouTube से हमें क्या क्या देखना है उसकी भी लिस्ट अलग होनी चाहिए, उसका रिवीजन भी होना चाहिए। तो कम से कम हो ना, चलो भाई YouTube देखे 30 तो चैनल, आधा घंटा 1 घंटा देखे तो 15 घंटे में हमारा कुछ काम हुआ। फिर रिवीजन भी किए 10 घंटे में, रिवीजन में बढ़ा के कर सकते हैं। YouTube से जब देखना है कोई चीज़ तो कॉपी कलम ले के देखिए, उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ताकि YouTube मान लीजिए आपने पाचन तंत्र के बारे में YouTube पे कुछ रिसर्च किया या नेट से कुछ ढूंढा, तो आपका जो पाचन तंत्र का नोट्स बना है वहीं पर उसको लिख दीजिए, चिपका दीजिए, ताकि जब परीक्षा नज़दीक है, जब रिवीजन करना हो तो वो दिखे। ओवरऑल आप परीक्षा हॉल में जाएँ, दम चमकते हुए जाएँ और खुश होकर जाएँ। खुश होने वाली जो फैक्टर है उसको ध्यान से समझिएगा। खुश होना बहुत ज़रूरी है, और खुशी का 2 तरीका है, एक पढ़ के खुश होना और एक खुश होकर पढ़ना। जब आपका रोज़ का टारगेट रोज़ पूरा होगा तो आप पढ़ के खुश होंगे, और रोज़ का टारगेट रोज़ तभी पूरा होगा जब आप खुश होकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को कीजिए। कहीं भी दिक्कत हो, अभी से लेके इस आपके फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं। सिलेक्शन हो जाने के बाद साथ रहना है कि नहीं रहना है ये आपका निर्णय है।